नमस्कार। आज हम एक कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिसका जिक्र हमारे एक श्रोता ने किया था। कहानी का नाम है मिडनाइट हॉरर, द शॉर्टकट टू टेरर। हाँ, मैंने ही पढ़ी ये कहानी। 5 कॉलेज दोस्त अमित, सूरज, करण, रोहित और नेहा। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है रात के लगभग 11:50 पर। ये पांचों दोस्त एक हॉरर फिल्म देखकर लौट रहे हैं पुराने थिएटर से। हाँ, और मूड भी वैसा ही है, थोड़ा मजाक, एक दूसरे को डराने की कोशिश। सही। ये एक बहुत ही क्लासिक हॉरर सेटअप है। युवा लोग, रात का समय, सुनसान जगह का पोटेंशियल, और ऊपर से अभी एक डरावनी फिल्म देखकर निकले हैं। वो मनोवैज्ञानिक असर रहता ही है। हाँ, बिल्कुल। और इसी माहौल में घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो एक शॉर्टकट लेने का सोचते हैं। हमेशा की तरह शॉर्टकट। हाँ, और ये रास्ता एक पुरानी कब्रगाह के पास से जाता है। नेहा थोड़ा हिचकिचाती है, वो कहती भी है कि चलो मेन रोड से ही चलते हैं। लेकिन ग्रुप डायनामिक्स, करण उसे डरपोक कह देता है। हाँ, और बस सब उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये भी दिलचस्प है ना, कैसे एक की झिझक को मजाक में उड़ा दिया जाता है। बिल्कुल, पीयर प्रेशर कह लीजिए या मजाक बनने का डर। अक्सर लोग चेतावनियों को अनदेखा कर देते हैं। खैर, तो वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, माहौल एकदम बदलने लगता है। वो जो मजाक मस्ती थी वो धीरे धीरे गायब। हाँ, वो सन्नाटा, घना सन्नाटा। सिर्फ वो पीली स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही हैं, दूर से उल्लू की आवाज और हवा हवा अचानक ठंडी हो जाती है। पेड़ों की शाखें भी अजीब तरह से हिलने लगती हैं, जैसा कहानी में लिखा है। और फिर अमित वाला वाकया, उसे लगता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुड़कर देखता है तो कोई नहीं। ये हुई ना बात। यहां से कहानी डर को धीरे धीरे बुनना शुरू करती है। पहले माहौल बदला, अब एक व्यक्तिगत अनजाना सा अनुभव, मनोवैज्ञानिक डर। हाँ, एकदम। दोस्तों की हंसी तो अब तक पूरी तरह गायब हो चुकी है, डर चेहरे पर साफ दिखने लगा है। और फिर वो कुत्ते, कब्रगाह के पास कुत्तों का भौंकना। हाँ, और वो बात ज्यादा डरावनी थी कि कुत्ते उन्हें देखकर नहीं भौंक रहे थे। बिल्कुल, जैसे उनके पीछे किसी और चीज को देखकर भौंक रहे हो। ये एक बहुत बहुत प्रभावी तरीका है किसी अनदेखी उपस्थिति का संकेत देने का। जैसे जानवर कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जो इंसान नहीं कर पा रहे हैं। वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर। तो यहाँ तक माहौल बन चुका है, डर हवा में है। हाँ, नींव रखी जा चुकी है। और फिर डर असल में सामने आता है जब सूरज अपने मोबाइल की टॉर्च चलाता है। हाँ, वो पेड़ की टहनी पर वो औरत सफेद कपड़ों में, बाल जमीन तक लटक रहे हैं और आंखें अंधेरे में लाल चमक रही हैं। ये विजुअल बहुत स्ट्रांग है। ये सीधे सीधे अलौकिक डर का सामना है। अब तक जो सिर्फ महसूस हो रहा था वो अब दिख गया। हाँ, और ये इमेज ये हमारी पारंपरिक भूतिया कहानियों से बहुत मिलती जुलती है ना? सफेद कपड़े, लंबे बाल। बिल्कुल, ये तुरंत पहचान में आने वाला खौफ है। पाठक या श्रोता तुरंत समझ जाते हैं कि अब मामला गंभीर हो गया है। और फिर सबके रोंगटे खड़े हो गए। नेहा चिल्लाई, भागो! और भगदड़ मच गई, सब भागे। भागते हुए पीछे देखने पर पता चलता है कि वो औरत ठीक उनके पीछे है। और ज्यादा भयानक रूप में, चेहरे पर खून के धब्बे, और वो करा रही है। और जैसे इतना काफी नहीं था, अचानक सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद। बत्ती गुल। पूरा इलाका एकदम अंधेरे में। सुरक्षा का आखिरी कवच भी हट गया। अंधेरा अपने आप में डर का प्रतीक है। हाँ, और उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज आती है, नेहा की एक भयानक चीख। और उसके बाद चारों दोस्त घबराहट में अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। हाँ, समूह का बिखर जाना, इसका क्या असर होता है कहानी पर? देखिए, इससे डर जो अब तक एक सामूहिक अनुभव था वो पूरी तरह से व्यक्तिगत हो जाता है। हर किरदार अब अकेला है। अच्छा। हाँ, अब वो उस अनदेखे खतरे का सामना अकेले करेगा। ये कहानी को मौका देता है कि वो हर किरदार के डर को अलग अलग तरह से दिखाए, और हर कोई ज्यादा वल्नरेबल महसूस करता है। और वो समय का जिक्र, घड़ी में 12:01। हाँ, 12 AM, आधी रात के ठीक बाद। ये सिंबॉलिक है। मतलब इसे अक्सर कहानियों में अशुभ माना जाता है। क्यों? इसका क्या मनोविज्ञान है? देखिए, 12 बजे को एक साइकिल का अंत और दूसरे की शुरुआत माना जाता है। दिन से रात या एक दुनिया से दूसरी। तो 12 बजने के ठीक बाद का समय, वो 12:01, जैसे एक दहलीज पार करने जैसा है। ज्ञात से अज्ञात में। हाँ, सामान्य से अलौकिक में। वो विचिंग आवर वाली धारणा है ना, कि इस समय दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। कहानी में इसका इस्तेमाल डर को और गहरा करने के लिए किया गया है। ये बताने के लिए कि अब वो नॉर्मल दुनिया के नियमों से बाहर हैं।
समझ गई। तो अब सब अकेले हैं और अपने अपने डर का सामना कर रहे हैं। कहानी फिर हर एक के अनुभव पर फोकस करती है। हाँ, और हर अनुभव अलग है, ये खास बात है। जैसे अमित, उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, पर जब वो मुड़ता है तो करने वाला दृश्य है यह। हाँ, फिर सूरज, वो एक पुराने घर में पहुंचता है जिसका दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर दर्जनों गुड़िया जमीन पर बैठी हैं जो उसे घूर रही हैं। और फुसफुसाकर कहती हैं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम सब मर जाओगे। निर्जीव चीजों का जिंदा हो जाना, ये भी एक क्लासिक डर है। डॉल्स या पुतलों का डर। फिर करण, वो एक सुनसान रेलवे ट्रैक पर पहुंचता है। उसे पहले लगता है जैसे कोई ट्रेन गुजरी, हाँ। पर होती नहीं है। और फिर ट्रैक पे एक सिर कटा हुआ आदमी जो अपना सिर उठाकर उसकी तरफ बढ़ा रहा है। ये तो एकदम विभत्स हॉरर है, बॉडी हॉरर। उसके बाद रोहित, वो एक पुल पर पहुंचता है जहां एक छोटी बच्ची रो रही है। बेचारा रोहित दया करके जैसी उसे गोद में उठाता है, बच्ची का चेहरा भयानक हो जाता है, आंखें काली पड़ जाती हैं और वो हंसते हुए कहती है, अब तुम कभी घर नहीं जा पाओगे। मासूमियत का शैतानी रूप में बदलना, यह भी बहुत डिस्टर्बिंग होता है। भरोसे पे चोट। और आखिर में नेहा, जो जंगल की तरफ भागी थी, उसे लगता है कोई पीछा कर रहा है। वो रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है। तभी कोई उसके पैर पकड़कर उसे जमीन के अंदर खींचने लगता है। वो मदद के लिए चीखती रहती है। हर किसी का डर एकदम अलग। ये विविधता क्यों रखी गई होगी कहानी में? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जैसा मैंने कहा, ये अलग अलग तरह के डर को छूने की कोशिश है। शारीरिक डर, मनोवैज्ञानिक डर, निर्जीव चीजों का डर, धोखे का डर, असहायता का डर, ताकि हर किसी को कुछ न कुछ डरावना लगे। हाँ, कह सकते हैं। और दूसरी बात, ये सवाल भी उठाता है कि ये डर आ कहाँ से रहे हैं। क्या ये उस जगह की अलग अलग आत्माएं हैं, या ये उन दोस्तों के अपने अंदर के डर हैं जो उस माहौल में बाहर आ गए? मतलब जैसे अमित का माँ वाला डर, शायद उसके मन में पहले से कुछ था। हो सकता है। कहानी हमें बताती नहीं। ये अस्पष्टता डर को और बढ़ाती है। और सबसे प्रभावी डर अक्सर वही होता है जो किसी परिचित चीज से जुड़ा हो। माँ, बच्ची, गुड़िया, ये सामान्य चीजें हैं। हाँ, ये बात तो है। जब सुरक्षित लगने वाली चीजें ही डरावनी बन जाए, बिल्कुल, वो ज्यादा परेशान करता है। जैसे करण का अनुभव सीधे मौत और शरीर के क्षत विक्षत होने का डर दिखाता है। रोहित का अनुभव मदद करने की इच्छा का भयानक परिणाम दिखाता है। और नेहा का, वो तो पूरी तरह निगल लिए जाने, अस्तित्व मिट जाने का डर है। तो कहानी हमें हर तरह के डर का एक टूर करा देती है। हाँ, एक तरह से। और फिर अंत में हमें पता ही नहीं चलता कि उनका हुआ क्या। बिल्कुल, बस इतना बताया गया है कि उस रात के बाद वो पांचों दोस्त कभी कॉलेज नहीं लौटे। उनके टूटे हुए मोबाइल फोन कब्रिस्तान के पास मिले, और फिर से उस समय का जिक्र, रात के 12:01। वही समय। ये अस्पष्ट अंत, जिसे एम्बिगुअस एंडिंग कहते हैं, हॉरर में बहुत असरदार होता है। क्योंकि जब हमें पक्का पता नहीं होता तो हमारा दिमाग खुद ही सबसे भयानक कल्पनाएं करने लगता है। डर हमारे साथ रह जाता है कहानी खत्म होने के बाद भी। सही कहा। और फिर वो बात कि ये एक स्थानीय किंवदंती जैसा बन गया है कि आज भी आधी रात को उस रास्ते से गुजरने पर पेड़ों के बीच से चीखें सुनाई देती हैं। हाँ, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। ये कहानी को सिर्फ अतीत की घटना नहीं रहने देता, ये उसे वर्तमान से जोड़ता है। उसे एक शहरी किंवदंती, एक अर्बन लेजेंड बना देता है, एक चेतावनी की तरह। और कहानी का जो सीधा संदेश है वो तो यही है कि भाई देर रात हॉरर फिल्म देखकर लौटते समय शॉर्टकट लेने से पहले सोच लो। हाँ, वो तो है ही। हो सकता है कोई अदृश्य नजर आप पर भी हो, जैसा कहानी कहती है। लेकिन क्या इसमें कोई और गहरा मतलब भी है? मुझे लगता है हाँ, ये कहानी सिर्फ भूतों या अनजान रास्तों के डर के बारे में नहीं है। ये शायद नियमों को तोड़ने, चेतावनियों को नजरअंदाज करने के परिणामों का भी डर है। जैसे नेहा की बात न मानना। हाँ, या शायद ये हमारी अपनी कमजोरियों के बारे में भी है कि डर का सामना होने पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या हम साथ रहते हैं, या डर हमें तोड़ देता है, अलग थलग कर देता है, जैसे वो दोस्त बिखर गए। ये सोचने वाली बात है। और ये भी कि क्या वो आत्माएं या जो भी था वो बाहरी शक्ति थी, या उनके अपने अंदर के डर ही उन पर हावी हो गए। मतलब डर हमें कैसे बदल देता है। बिल्कुल। और ये सवाल भी है कि कुछ जगहों के साथ ऐसी भयानक कहानियां क्यों जुड़ जाती हैं। क्या वाकई कुछ जगहों में नकारात्मक ऊर्जा या अतीत की बुरी यादें बस जाती हैं, या हम इंसान ही अपनी कल्पनाओं से उन्हें हॉन्टेड बना देते हैं? ये भी हो सकता है। तो अंत में ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये हमें डर की प्रकृति, हमारी अपनी प्रतिक्रियाओं और उन जगहों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिनसे हम अक्सर कतराते हैं। सही कहा।
ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास भी ऐसी कितनी कहानियां हैं, कितनी डरावनी जगहें हैं। और उन कहानियों में डर के कौन से तत्व मौजूद हैं, उनके पीछे का मनोविज्ञान क्या हो सकता है। ये एक ऐसा विचार है जो शायद कहानी सुनने के बाद भी श्रोताओं के मन में घूमता रहेगा। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की बातचीत मिडनाइट हॉरर कहानी के तत्वों पर। हाँ, वाकई एक दिलचस्प कहानी और उस पर ये चर्चा।